हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीआईबी वीकली एनालिसिस में। इस सप्ताह की कुछ प्रमुख न्यूज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित इम्पॉर्टेंट कुछ जो विज्ञप्तियाँ हैं, जो सूचना विज्ञप्ति हैं, उनको जारी किया गया। इस सूचना विज्ञप्तियों में देखने को मिला कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के संदर्भ से ज़रूरी हैं। इस कड़ी में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे PSLV EOS सैटेलाइट्स के बारे में, IFSC के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार समिति की सिफारिशों के बारे में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के बारे में। साथ ही यहाँ पर 3 नए सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया गया है केंद्रीय सूचना आयोग में, उनकी भी चर्चा की जाएगी। हुनर हाट का आयोजन किया गया है, वो क्या है, आत्मनिर्भर भारत 3.0 जैसी सभी प्रकार के टॉपिक्स को हम यहाँ पर एक एक करके स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप सभी यहाँ से इसे ध्यान से सुन सकते हैं। जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीक की कुछ प्रमुख योजनाओं और सूचनाओं के बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखते हैं इस वीक की जो प्रमुख न्यूज़ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है PSLV C49 EOS सैटेलाइट के बारे में। देखिए, ये जो सैटेलाइट है इसरो के द्वारा लॉन्च की गई 7 नवंबर 2020 को, और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर परिक्रमण कर रही हैं, और यहाँ पर ये आपको डेटा लेती है और उसको आपको नीचे जो रिसीवर्स होते हैं वहाँ पर सेंड करती है। ये जो उपग्रह है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से PSLV C49 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नाम है ये आपका रॉकेट है, और जो सैटेलाइट का नाम है वो EOS-01 है, अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कई बार आप कंफ्यूज ना हो जाएं। जिसको इसके अतिरिक्त जो ESO-01 है, ये उपग्रह कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहायता के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और कि यह PSLV का अपना 51वां मिशन है। कौन सा? ये PSLV का 51वां मिशन है। अब तक उसने 50 से ज़्यादा मिशन कर चुके थे। इस बार का जो उनका मिशन था 51वां मिशन है। EOS एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, और ये रिमोट सेंसिंग उपग्रह के द्वारा हमें जो डेटा मिलेगा उसके माध्यम से हम इसका उपयोग, इस डेटा का उपयोग कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, खनिजों का सर्वेक्षण, पर्यावरण, वानिकी, महासागर में संसाधनों और आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्य के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये रिमोट सेंसर होते हैं, ये डेटा को जो संकलन करते हैं वो कैसे करते हैं। यहाँ पर जो रिमोट सेंसर हैं वो ग्रहों से उत्सर्जित ऊर्जा का पता लगाने और उसके रिकॉर्ड को यहाँ पर वो कैच आउट करते हैं, रिकॉर्ड उसे करते हैं, और वही डेटा हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। चलिए, ये तो हो गया। दूसरा टॉपिक यहाँ पर है सूचना आयुक्तों के बारे में है। केंद्रीय सूचना आयोग में यहाँ पर 3 नए सूचना आयुक्तों को नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 नए जो सूचना आयुक्त हैं वो उनका नाम क्या है। पहले यहाँ पर देखिए, पहले जो सूचना आयुक्त का नाम है हीरालाल सामरिया, ये पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। दूसरे हैं सरोज पुनहानी, ये आपके पूर्व IA एवं AS अधिकारी हैं। और तीसरे हैं उदय महुरकर, ये पत्रकार थे। वर्तमान समय में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं YK सिन्हा हैं, और जो टोटल सूचना केंद्रीय सूचना आयोग में जो सदस्यों की संख्या हो गई, सूचना आयुक्तों की संख्या हो गई है, वो यहाँ पर 8 हो गई है इनके अध्यक्ष को मिलाकर। तो इस तरीके से यहाँ पर सूचना आयोग से संबंधित डाटा को हमने देख ला। तीसरा यहाँ पे पॉइंट आता है IFSC अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास समिति। देखिए, यहाँ पर ये जो समिति है इसकी नियुक्ति जो की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा की गई थी। जो नियुक्ति की गई थी वो 3 अगस्त 2020 को की गई थी। और किस संदर्भ में की गई थी? तो यहाँ पर बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार से संबंधित सिफारिश करने के लिए इस समिति का यहाँ पे गठन किया गया था। समिति ने जो अपनी सिफारिशें की हैं उसका जो उद्देश्य था, उसका मूल उद्देश्य था खुदरा व्यापार को यहाँ पर वृद्धि करना, और साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार के सृजन को बढ़ावा देना, भारत के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना, और भारत के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन को आकर्षित करने जैसे यहाँ पर मूल लक्ष्यों या उद्देश्यों के तहत यहाँ पर सिफारिशें की गई हैं। लेकिन सिफारिशें यहाँ पर मूलतः 3 अलग अलग सेक्टर में की गई हैं। पहला यहाँ पर जो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत जो इन्होंने सिफारिशें की हैं उनको देख लेते हैं। पहले इन्होंने सिफारिश की रेजिडेंट भारतीयों द्वारा, अर्थात जो भारत में रहते हैं, द्वारा LRS निवेश सहित खुदरा भागीदारी को अनुमति दें और खुदरा व्यक्तिगत ग्राहकों को बैंकिंग उत्पाद और समाधान प्रदान करने के लिए IFSC बैंकिंग यूनिट सक्षम करें।
आईएफएससी जो बैंकिंग यूनिट है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईबीओ कह रहे हैं। तो जो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है उसके माध्यम से ये सारी प्रक्रियागत स्थितियों को संचालन किया जाना चाहिए ताकि खुदरा व्यापार को विकसित किया जा सके। दूसरी बात यहाँ पे कही गई कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में, विभिन्न बाजारों में निवेश की अनुमति देकर धन प्रबंधन क्षमताओं को आईयूबी में सक्षम किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है वो उसको विस्तार करने की इसमें बात की गई है। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि आईएफएससी से विदेशी मुद्रा समाशोधन सेवाएं प्रदान करने के लिए आईबीयू को अनुमति दें। इस प्रयोजन के लिए आईएफएससी में केंद्रीय समाशोधन तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए। तो विदेशी मुद्रा को किस तरीके से आकर्षित करना है, साथ ही उसके माध्यम से उसका किस तरीके से उसका प्रयोग करना है, तो इसके लिए भी एक केंद्रीय समाशोधन तंत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आईबीयूएस को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और रुपये मूल्यवर्धित सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य अनुमेय रुपये मूल्य प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देनी चाहिए। तो आईबीयूएस को अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की भी अनुमति, अलग चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड निवेश कर सके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करने की भी अनुमति, उसे कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की भी हमें यहाँ पर अनुमति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त FCY में प्री शिपमेंट के लिए भारतीय निर्यातकों को वित्त पोषण का विस्तार करने के लिए आईबीयू को यहां पर अनुमति हो। तो भारतीय निर्यातकों के संदर्भ में, वित्त पोषण के संदर्भ में भी इनको यहां पर कहा कि आईबीयू को इस भी क्षेत्र में, यहां पर सीधा सा मतलब है जो भी सिफारिशें की गई हैं आईबीयू को इंटरफेयर किया गया हर क्षेत्र में और उसके माध्यम से यहां पर खुदरा व्यापार को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त एक और सिफारिश करते हैं कि ऐसा करने की इच्छा रखने वाले सभी संस्थाओं के लिए एक चालू खाता, जिसको उन्होंने नाम दिया है जो कि एस्क्रो अकाउंट कहते हैं, खोलने के लिए आईबीओ को अनुमति दिया है। तो यहाँ पर इनको आईबीओ को जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर है अकाउंट खोलते हैं, इनको भी कहा गया है, ये भी कह रहे हैं कि आईबीओ जो है उसको भी यहाँ पर आपको एक अकाउंट खोलने की अनुमति होनी चाहिए। साथ ही तरलता अनुपात यानी कि तरलता कवरेज अनुपात LCR और नेट स्थिर अनुपात, नेट स्थिर निधि अनुपात NSFR को बनाए रखने के लिए आवश्यकता को समाप्त किया जाए। तो ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो सिफारिशें उन्होंने की हैं, सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रखी हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बीमा सेक्टर को लेकर भी आईएफएससी के द्वारा कुछ प्रमुख सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों में अगर हम देखें तो मूलतः भारतीयों के साथ साथ आपके एनआरआईज को और पीआईओ दोनों को यहाँ पर टारगेट किया गया है ताकि इनका एक विस्तार जो क्षेत्र है वहाँ पर उसको विकसित किया जा सके। और ना ही सिर्फ यहाँ पर एनआरआईज को बल्कि उनके परिवारों को भी इसमें एडअप किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या सिफारिशें की गई हैं। पहली जो सिफारिश की गई है, आईएफएससी में स्थापित भारतीय और विदेशी स्थित कंपनियों के अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों जिनको हम एनआरआई और पीआईओ कहते हैं के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य के लिए भी जीवन बीमा पॉलिसी को खरीदने, उनकी पसंद की मुद्रा अर्थात भारतीय मुद्रा हो तो उसको भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, डॉलर है या अन्य कोई मुद्रा है तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर प्रीमियम के भुगतान करने की हमें यहाँ पर अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरी जो यहाँ पर एक सिफारिश की गई है, बीमा कंपनियों को NIEPIO सहित भारत स्थित उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को भी यहाँ पर पेशकश करने की अनुमति दी है। तीसरी सिफारिश की गई है, बीमाकर्ताओं को व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी में सहायक कंपनियों को स्थापित करने की अनुमति हो। चौथा, आईएफएससी को एशिया और अफ्रीका के लिए पुनर्बीमा केंद्र के रूप में प्रोत्साहन देने के साथ आईएफएससी में अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ साथ आधार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका विस्तार करने की बात कही गई, चाहे वो एशिया के क्षेत्रों में है, अफ्रीका के क्षेत्रों में भी यहाँ पर इसके विस्तारीकरण की बात की गई है। साथ ही अगर हम देखें तो आईएफएससी दुनिया के लिए विमानन बीमा हब के रूप में भी उभर सकता है, अर्थात जो विमान संचालन के संदर्भ, क्योंकि वहाँ पर भी बीमा पॉलिसीज होती हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनका भी बीमा होता है, तो उसके क्षेत्र में भी यहाँ पर बीमा को लेकर अप्लाई करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त आईएफएससी में आधार स्थापित करने के लिए मध्यम आकार के विदेशी पुनर्बीमा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मुद्रा 5 बिलियन के लिए नेट स्वामित्व वाले फंड NOF की आवश्यकता को कम करे। तो एक डाटा जो रखा गया है कि पुनर्बीमा के संदर्भित हमें 5 बिलियन का आपको एक रेशियो लेकर चलना है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा है, इसे कम किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारतीय निवेशकों को विदेशों में बीमा को बढ़ाने के लिए कम पूंजी आवश्यकताओं वाली प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा कंपनियों को स्थापित करने की भी अनुमति दें। तो विदेशों में निवेश करने को लेकर भी यहाँ पर सिफारिश की गई है।
और विदेशी पुनर्बीमा ब्रोकर्स को एक जीवंत बीमा बाजार बनाने के लिए आईएफएससी में आधार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये बीमा से रिलेटेड भी यहाँ पर सिफारिशें की गई हैं। तीसरी जो सिफारिश यहाँ पर की गई है वो पूंजी बाजार को लेकर भी ये सिफारिश करते हैं। तो पूंजी बाजार में इन्होंने भी सिफारिश की है। पहला सिफारिश की एसआरएस के माध्यम से आईएफएससी में वैकल्पिक निवेश कोष या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए रेजिडेंट व्यक्तियों को अनुमति दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एसआरएस के माध्यम से आईएफएससी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने के लिए रेजिडेंट व्यक्तियों को अनुमति हो। साथ ही विदेशी तथा भारतीय जारीकर्ताओं को आईएफएससी में इक्विटी या ऋण बढ़ाने की अनुमति देने के लिए एक ढांचा विकसित करना चाहिए। तो यहाँ पर निवेशक के विकल्प यहाँ पर विस्तार कर रहे हैं और निवेश की जो प्रक्रिया है वो एसआरएस के माध्यम से यहाँ पर निवेश करने की बात की गई है और साथ ही ढांचे को विकसित करने को भी कहा गया है। कुछ अन्य सिफारिशों के तहत बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को एक अलग कंपनी स्थापित किए बिना ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्यों के रूप में संचालित करने की अनुमति हो। एक अलग सुरक्षित बंदरगाह शासन को लागू करें जो कि आईएफएससी कोष प्रबंधकों के लिए सरल और व्यवहारिक है, जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकार क्षेत्रों के लिए तुलनीय है। इसके अतिरिक्त आईएफएससी में धन के प्रबंधन के लिए चर पूंजी कंपनी जैसी हाइब्रिड संरचनाओं की अनुमति दें। आईएफएससी में यूएसटी और अन्य एफसीवाई पुनर्स्थापनों के लिए भुगतान प्रणाली को भी विकसित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बीमा के क्षेत्र से संबंधित काफ़ी सारी सिफारिशें यहाँ पर की गई हैं। बीमा बैंकिंग से रिलेटेड हैं, पूंजी बाजार से रिलेटेड सिफारिशें की गई हैं। एक और सिफारिश यहाँ पर की गई कि आईएफएससी में धन के प्रबंधन के लिए चर पूंजी कंपनी वीसीसी जैसी हाइब्रिड संरचनाओं की अनुमति हो, वही पॉइंट है। अब इस समिति के सदस्य कौन थे? समटाइम यहाँ पर इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा बड़े स्तर पर परिवर्तन करने की बात करते हैं तो यहाँ पर सदस्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सदस्य हैं? जी श्रीनिवास, सिद्धार्थ सेनगुप्ता, श्यामल मुखर्जी, प्रकाश सुब्रमण्यम, दीपेश शाह और नितिन जायसवाल। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जीआईएफटीसीटी स्थित आईएफएससी को भारत के अपतटीय व्यवसाय को व्यवस्थित करने और भारत केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए प्रवेश द्वार बनाने के अलावा इसे लंदन, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है। तो आईएफएससी के बारे में एक गिफ्ट सिटी के बारे में है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में है। लंदन जिस तरीके से विश्व का वर्तमान समय में बड़े स्तर पर वहाँ पर सभी प्रकार संचालन और प्रक्रियाएं होती हैं। भारत भी अपने आप को यहाँ पर इस तरीके से एक गिफ्ट सिटी को यहाँ पर विकसित करना चाहता है। अगला यहाँ पे टॉपिक है वित्त मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियमन 2020 को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी जो दी है वो आईएफएससी प्राधिकरण के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है और इसके अंतर्गत यहाँ पर बैंकिंग विनियमन के कुछ प्रमुख पहलू हैं। किस तरीके के बैंकों को यहाँ पर विनियमित किया जाएगा, किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पे कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे सिफारिशें हैं, किस तरीके के पहलू इसमें सम्मिलित किए गए। सबसे पहली चीज, आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की जरूरतों के क्रम को स्थापित करना, अर्थात कि किस क्रम में बैंकिंग सेक्टर डेवलप किए जाएंगे, कौन कौन सी शाखाएं ओपन होंगी, कब होंगी, उनको यहां पर बताना होगा। दूसरा, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों जिनके पास एक मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम का नेटवर्थ है, उनको आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों में किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की भी अनुमति हो। तो यहाँ पर यह भी बताया कितने तक के जो संरचना है, जो आपके पास डाटा है, जो आपके पास पैसे हैं, कितने पैसे तक के आप यहाँ पर विदेशी मुद्रा से अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों जिनके पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम का नेटवर्क हो को भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत जमा योजना के तहत कोई अनुमति प्राप्त करंट अकाउंट या पूंजी लेखा लेन देन या इसके किसी भी संयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति हो। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो पहलू है कि आप जब भी किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो वहाँ पर मुद्रा का परिवर्तन होगा, अर्थात डॉलर का रुपए का डॉलर में, किसी अन्य देश साथ करो किसी अन्य मुद्रा में, तो कितनी मात्रा तक यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है, विदेशी निवेशकों के लिए कितना होगा, भारतीयों के लिए कितना होगा, उसको लेकर यहाँ पे सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त ऋण वृद्धि, क्रेडिट बीमा और बिक्री, पोर्टफोलियो की खरीदारी, निर्यात प्राप्तियों की फैक्टरिंग, फोरफिटिंग, कार्य तथा विमान लीजिंग सहित उपकरणों की लीजिंग समेत करने आईबीओ की गतिविधियों की अनुमति देना।
व्यवसाय का यह निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण को अनुमति देना, क्या किसी बैंकिंग यूनिट को भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति और भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ INR आयोजित करने की अनुमति दी जाए, लेकिन इसके साथ यह शर्त रहेगी कि ऐसे व्यापार के संबंध में वित्तीय लेन देन का निपटान स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में हो। तो यहाँ पर किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर को लेकर, विनियमन करने को लेकर, व्यापार करने को लेकर यहाँ पर IFSC के द्वारा कुछ जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम लेकर आया गया था, जो IFSC में जिस तरीके से क्रिया प्रक्रियाओं का संचालन किया जाएगा बैंकिंग सेक्टर को लेकर, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड ये सिफारिशें थीं और यहाँ पर हमने इसे देख लिया है। अब बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत 3.0 आया है और इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कुछ सिफारिशें यहाँ पर की गई हैं, कुछ नई घोषणाएं की गई हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या घोषणाएं रही हैं। देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई है, इस बार यहाँ पर कुछ नए सिफारिशें की गई हैं। जो सिफारिशें हैं उसमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रमों, व्यवसायों, मुद्रा ऋणकर्ताओं और व्यक्तिगत ऋणों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का 31 मार्च 2021 तक विस्तार कर दिया गया है और 20% तक यहाँ पर अतिरिक्त क्रेडिट भी इनको प्रदान की गई है। किनको प्रदान की गई है? सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम, व्यवसाय, मुद्रा ऋणकर्ताओं को यहाँ पर अतिरिक्त ऋण क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का विस्तार करते हुए अतिरिक्त क्रेडिट यहां पर दी गई। दूसरा, यहां पे जो सिफारिश की या घोषणा की गई है, 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की एक घोषणा की गई। तीसरा, यहां पे बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसके लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। चौथी यहां पे बात की गई, सरकारी निविदाओं में अग्रिम जमा रकम और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी यहां पे जमा करने की भी छूट दी गई। इसके अतिरिक्त घर खरीदने वालों और डेवलपर्स को आयकर में बड़ी छूट दी गई है। घर खरीदने पर सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच के फर्क की छूट बढ़ाकर 20% यहां पर कर दी गई है। ठीक है, तो अगर वर्तमान समय कोई घर खरीद रहा है तो वहां पर जो सर्किल रेट इत्यादि है उसमें 20% की इसमें छूट भी दी गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष के लोन प्लेटफॉर्म पे 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करने की यहां पर घोषणा की गई है। कृषि को समर्थन देने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा। PM गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय। भारत सरकार की तरफ से विकासशील देशों को कर्ज सहायता के जरिए निर्यात को बढ़ावा देने की परियोजना पर 3,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन यहां पर आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन पूंजी और औद्योगिक व्यय के लिए प्रदान किया गया और कोविड-19 टीके पर शोध के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान यहां पर किया गया है। तो इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायगत स्थितियों को बेहतर करने के लिए, अनुसंधान, शोध और इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं और बजट का आवंटन किया गया है। लास्ट में यहाँ पर हुनर हाट को देख लेते हैं। हुनर हाट जो है लगभग 7 महीनों के बाद लोकल के लिए वोकल थीम के साथ दिल्ली हाट पीतमपुरा में 11 से 22 नवंबर 2020 तक यहाँ पर पुनः शुरू किया गया है। यहाँ पे हुनर हाट आप देख सकते हैं किस तरह क्राफ्टिंग है, क्यूजिंग है, कल्चर है, इन सारी चीज़ों को इसमें रखा गया है। हुनर हाट में मिट्टी से बने अद्भुत खिलौने, अन्य आकर्षक उत्पाद, कुम्हार कला की जादूगरी, मेटल से बने विभिन्न उत्पाद, देश के कोने से लकड़ी, जूट, बेंत, बांस से बने दुर्लभ हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो देखा जाए तो मूलतः यहाँ पर जो हुनर हाट है या लोकल के लिए वोकल है, स्थानीय उत्पादों को, कारीगरी, शिल्पकारों के इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख उत्पाद रहे हैं, उनको देख लेते हैं। हुनर हाट में 100 से अधिक यहाँ पर स्टॉल लगाए गए और इस स्टॉल में हुनर हाट में विभिन्न राज्यों से मिट्टी और मेटल से बने खिलौने यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। असम का ड्राई फ्लावर्स, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली इक्कट, बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स, दिल्ली की कैलीग्राफी पेंटिंग्स, गोवा से हैंड ब्लॉक प्रिंट, गुजरात से अजरक, जम्मू कश्मीर से पश्मीना शॉली, झारखंड से तुषार सिल्क और बेंत बांस से निर्मित उत्पाद, कर्नाटक से लकड़ी के खिलौने, मध्य प्रदेश से हर्बल उत्पाद बाघ प्रिंट, बटिका से यहाँ पे महाराष्ट्र से बांस से निर्मित उत्पाद, मणिपुर से हस्त निर्मित खिलौने, उत्तर प्रदेश से लकड़ी एवं कांच के खिलौने,
आयरन निर्मित खिलौने और आगंतुकों के लिए ये आकर्षण का यहाँ पर केंद्र आपको देखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो हुनर हाट का हमने देखा, तो यहाँ पर स्थानीय शिल्पकारों, दस्तकारों और स्थानीय कला, क्राफ्टिंग इत्यादि को यहाँ पर इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। तो आज के सेशन में यहाँ पर हमने देखा पीआईबी के अंतर्गत कुछ प्रमुख टॉपिक्स को यहाँ पर हमने देख लिया, स्टडी कर लिया है। आप इस टॉपिक को यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो कुछ अन्य चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक की कुछ प्रमुख घटनाओं को लेकर डिस्कस करेंगे, क्या रहेगा उनके बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।